नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रविंदर की पाठशाला में। देखिए, हमने पिछली कक्षा में अपना चैप्टर संसद का आधा जो है वो कंप्लीट कर लिया था और लगभग जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने क्लियर कर ली थी। आज हम उससे आगे की चीज़ें क्लियर करेंगे। देखिए, संसद में कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, उन शब्दावलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनसे भी कई बार प्रश्न संसद में इस चैप्टर से बने हैं। देखिए, संसद जो है वो अपनी दैनिक प्रक्रियाओं में कई शब्दों को यूज करती है। जैसे सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल क्या होता है? जब संसद की बैठक होती है तो उसका पहला जो 1 घंटा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर। इसमें 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तारांकित, एक अतारांकित और तीसरा अल्प सूचना वाले प्रश्न। देखिए, तारांकित प्रश्न जो होते हैं वो हरे रंग के पन्नों में प्रिंट करके लाए जाते हैं और इनका जो उत्तर देना होता है, जिस भी मंत्री या किसी सदस्य से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, ओरली दिए जाते हैं। मौखिक आंसर देने के बाद आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो विधायिका का कार्यपालिका पर जब नियंत्रण का जब मुद्दा आता है तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है कार्यपालिका के सारे कानूनों के बारे में। जैसे कोई कानून सरकार ला रही है तो उसके बारे में आप अच्छे तरीके से सरकार से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य व्यक्ति से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, सदस्य से, और किसी मंत्री से भी किया जा सकता है। दूसरे हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर लिखित देने होते हैं, तो इनके उत्तर लिखित रूप से दिए जाते हैं और आप इसमें जो पूरक प्रश्न होते हैं वो जनरली आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि लिखित देंगे वो उत्तर और देंगे कब देंगे कुछ पता नहीं होता। ठीक, तीसरा होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न। इसके बारे में आपको पहले सूचना देनी होती है 10 दिन की, उसके बाद ही आप इस पर प्रश्न पूछ पाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नकाल में जनरली क्वेश्चन आवर इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा आप देखते हैं शून्यकाल। शून्यकाल संसद का वो काल होता है जो जस्ट प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है। इसमें किसी विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए या नीतिगत कुछ भी घोषणा वगैरह इसी में कर दी जाती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शून्यकाल तो इंडिया का ही क्या है? विकास है, भारत की संसद का ही नवाचार है। फिर संसद में कुछ अन्य शब्द होते हैं, जैसे सदन का नेता। सदन का नेता, जो सदन का नेता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ये हम सामान्य रूप से प्रधानमंत्री के रूप में लेते हैं कि उनको बोला जाता है। ठीक है, नेता सदन का, और ये लोकसभा के लिए सामान्य रूप से बोला जाता है। लेकिन हर सदन में एक सदन का नेता होता है, वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भी होता है या प्रधानमंत्री किसी को चाहें तो सदन का नेता का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, इसमें लोकसभा का अपना होता है, राज्यसभा का अपना होता है। एक होता है नेता विपक्ष का। ठीक है, अपोजिशन का जो अपोजिट पार्टी का जो नेता होता है उसको बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। अब अपोजिशन का लीडर का दर्जा जो मिलता है उसको प्राप्त करने के लिए पहले क्या होना चाहिए? आपके पास जो भी सदस्य की संख्या है कुल, उसका 10वां हिस्सा आपके पास होना चाहिए, तब किसी भी पार्टी को विपक्ष का दर्जा मिलता है। ठीक है, जैसे लोकसभा में 550 है तो आपको कम से कम 55 सदस्य आपके अगर उसमें हैं तो आपको मतलब विपक्ष का नेता का दर्जा किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है। और ये विपक्ष का जो नेता होता है इसकी सब कुछ रेपुटेशन, हैसियत उस कैबिनेट मंत्री जो भी होते हैं उनके बराबर होती है। और कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां जब सरकार करती है तो उसमें विपक्ष के नेता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे इलेक्शन कमीशन की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति वगैरह जो भी प्रावधान था, तो उसमें भी जो विपक्ष के नेता हैं यही भागीदारी लेते हैं। फिर लोक लेखा समिति जो है संसद की, जो सरकार के खर्चों पर जांच वगैरह करती है, उसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? विपक्ष के नेता को ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखें। सदन का नेता, विपक्ष का नेता, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी क्वेश्चन बने हैं। पहले क्या होता था, जब 11वीं लोकसभा आई थी उस समय एक व्यवस्था कर दी गई कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो
पार्टी का होगा, मतलब सरकार के ही सदस्य, जो दल का सरकार है उसी दल का अध्यक्ष मान लिया जाएगा। और जो उपाध्यक्ष बनेगा वो अपोजिट पार्टी का सदस्य होगा। ठीक है, 11वीं लोकसभा लगभग 1991-92 के आसपास डिसाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो वो चीज़ें याद रखें। उसके बाद हम देखते हैं आगे, संसद में विधायी प्रक्रिया। संसद में विधायी प्रक्रिया क्या होती है, या संसद में जब कोई विधेयक लाया जाता है तो वो क्या होता है, अधिनियम क्या होता है, ये सब मतलब कोई कानून कैसे बनता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और वही देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है विधेयक और एक है अधिनियम। इसमें आपको अंतर पता होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए संसद है, संसद के दोनों सदन हैं, तो जब उसमें कोई भी विधेयक लाया जाता है, कोई भी कानून जब बनने की प्रक्रिया में होता है, तो जब वो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, विधेयक या बिल। ठीक है, अब जब ये संसद में लाया गया है तो ये यदि मंत्री लाए तो इसको बोलते हैं सरकारी विधेयक, और यदि कोई अन्य सदस्य लाए तो इसको बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक। तो विधेयक कितने तरीके के होते हैं, दो, सरकारी जब मंत्री लाए, गैर सरकारी जब कोई भी सदस्य लेकर आए। ठीक है, फिर जब ये यहाँ से पारित हो जाता है तो ये पहुँचता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति फिर क्या करते हैं, तीन चीज़ें हैं उनके पास, या तो उस पर स्वीकृति दे देंगे तो ये बन जाएगा अधिनियम, एक्ट, और अगर स्वीकृति अपने पास रख ली तो उसको पॉकेट वीटो में चला जाता है, और अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया उसको निलंबनकारी वीटो हम बोलते हैं। ठीक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक को तो ये पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते राष्ट्रपति, और संविधान संशोधन के लिए इनको अनुमति देना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये सब आपने पहले क्लासों में पढ़ लिया है। ठीक, अब हम देखते हैं कौन कौन से विधेयक इंपॉर्टेंट जो संसद में लाए जाते हैं। तो संसद में 4 तरीके के विधेयक आते हैं। एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, फिर उसके बाद एक होता है वित्त विधेयक, फिर उसके बाद एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक, ये सब क्या होते हैं, संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक कौन सा विधेयक होता है, ऐसा विधेयक जो कानून बनाने के लिए किसी भी मुद्दे पर संसद लेकर आती है, जैसे नागरिकता के लिए ले आई, बैंकिंग के लिए ले आई, किसी भी मुद्दे के लिए ले आई, तो वो सामान्य विधेयक क्या बोला जाता है, साधारण विधेयक बोला जाता है। ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, कोई अलग व्यवस्था इसके लिए नहीं है, और पारित करने के लिए भी दोनों में समान शक्ति होती है, राज्यसभा के पास भी, लोकसभा के पास भी। ठीक है, दूसरा विधेयक है धन विधेयक। धन विधेयक किस अनुच्छेद से लाया जाता है, ये आप बताएं कमेंट करके। मैंने पिछली क्लास में अनुच्छेद वाले में बताया। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और धन विधेयक केवल राष्ट्रपति से पूछ कर ही लाया जाएगा, मतलब इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है, केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और धन विधेयक जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा ने इसको वापस नहीं किया या इसमें संशोधन की सिफारिश नहीं की तो ये दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। जो भी राज्यसभा ने सिफारिश की है वो लोकसभा माने या ना माने, ये पूरी की पूरी लोकसभा की शक्ति मानी जाती है। ठीक है, धन विधेयक, उसके बारे में ये प्रावधान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसमें होता क्या क्या है, जैसे किसी भी जो भारत की संचित निधि है उससे पैसा निकालना हो, या टैक्स बढ़ाना हो, या टैक्स लगाना हो किसी चीज़ पर, तो ऐसे किसी भी कानून होते हैं, मतलब मुद्दे होते हैं, उन सभी के लिए क्या लाया जाता है, धन विधेयक लाया जाता है। ठीक है, और धन विधेयक जब आता है तो फिर उसमें वोटिंग वगैरह वो सब नॉर्मली है। शक्ति सबसे ज़्यादा किस में है, जो हमारे वो होते हैं अध्यक्ष, मतलब लोकसभा अध्यक्ष, ये तय करते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, इसके बारे में याद रखेंगे, ये एक विशेष पावर है लोकसभा के अध्यक्ष के पास।
ठीक है, ये ही डिसाइड करेंगे और उसके बाद ये भेजते हैं अगले सदन में, फिर वो आ जाता है वापस। और राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बिल, याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते, लोकसभा में ही लाया जा सकता है, 14 दिन तक रख सकती है राज्यसभा, और राष्ट्रपति से पूछ कर ही लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास जब जाएगा तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ये बातें अगर याद हैं तो आपको धन विधेयक याद है। दूसरा विधेयक है वित्त विधेयक, जो हमारे संविधान का 117 अनुच्छेद है। इसके दो पार्ट हैं, 117A 117B। तो जो 117A है ये कुछ मामलों में धन विधेयक की ही तरह है। मतलब 117A जो है इसको आप केवल लोकसभा में ला सकते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति से पूछ कर ही लाएंगे। राष्ट्रपति की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो केवल और केवल 117A मतलब जो है वो दो स्थिति में इसके धन विधेयक के बराबर है। बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसे सामान्य विधेयक के साथ है। मतलब इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा इसको रख सकती है, पुनर्विचार कर सकती है, इसको संशोधित भी कर सकती है, वो सब काम राज्यसभा कर सकती है। और जो 117B है इसमें तो पूरी की पूरी व्यवस्था वही है जो साधारण विधेयक में अपनाई जाती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो हर धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। मतलब ऑल मनी बिल इज फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल इज नॉट मनी बिल। ठीक है, इसको थोड़ा रीजनिंग टाइप का हो गया, थोड़ा सा याद रखें, स्टेटमेंट में इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, फिर उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक होता है। संविधान संशोधन में पहली चीज़ केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है ये विधेयक। इसको मंत्री या गैर मंत्री कोई भी ला सकता है, मतलब सामान्य सदस्य भी लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए जब लाया जाएगा तो जब ये पारित होगा तो राष्ट्रपति को साइन करना अनिवार्य होगा। किस संविधान संशोधन से ये व्यवस्था की गई? 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखें, जो जो अभी मैंने बोला उसको नोट कर लें, नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं PDF आपको नहीं दे सकता, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बोलूँ आप प्लीज़ नोट कर लीजिए उसे। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं संसद की संयुक्त बैठक या जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संयुक्त बैठक। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। कब बुलाई जाती है बैठक? जब दो सदनों में गतिरोध हो जाए किसी मुद्दे पर। अभी तक 3 बार ही ये बैठक बुलाई गई है। एक दहेज प्रथा का जब कानून लाना था 1961 में, उसको लेकर गतिरोध हो गया था। फिर बैंकिंग के लिए, फिर उसके बाद आतंकवाद को रोकने के लिए जब एक्ट लेकर आए। 3 बार ही ऐसा हुआ जब गतिरोध हुआ है, और 3 बार राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया है। तो किस अनुच्छेद से बुलाया जाता है याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, किसके कहने पर? तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर या प्रधानमंत्री की उसी की सिफारिश पर क्या होता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। फिर इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता जो होती है जॉइंट सेशन की, वो स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष नहीं आए हैं उस दिन, तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसका? लोकसभा का। और मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष राज्यसभा। ठीक है, किसी भी स्थिति में जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं वो इसकी अध्यक्षता नहीं करते, क्योंकि ये सदस्य ही नहीं होते। ठीक है, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखेंगे। ठीक, फिर इसके जो नियम होते हैं, लोकसभा के नियम ही इस पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। लोकसभा की जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग इसमें सारे नियम लागू होते हैं। और क्या होता है, 50% प्लस वोट, 50+1 से ये सामान्य बहुमत से जनरली पारित कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या ज़्यादा है किसकी? लोकसभा की। तो ये लोकसभा के फेवर में ही रहता है, लोकसभा के ही पक्ष में इसका डिसीजन आता है और ये बिल पास कर दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसे कौन से विधेयक हैं जिनको
संयुक्त बैठक जिन मुद्दों पर नहीं लाई जा सकती, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में, एसएससी में, हर जगह उससे क्वेश्चन बने हुए हैं, याद रखेंगे। कब कब नहीं लाया जा सकता संयुक्त अधिवेशन? तो जब धन विधेयक पर बात हो, मतलब धन विधेयक जब पारित कराना हो तब आप ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते या संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। दूसरा, जब आपको संविधान संशोधन करना हो, जब संविधान संशोधन करना हो तब भी आप इसको संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकते। और तीसरी स्थिति, जब आपको राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना हो, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना हो तब भी आपको जॉइंट सेशन नहीं बुलाना, ठीक है। ये तीन स्थिति आप याद रखें। इन पर क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है कि किस किस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपातकाल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं तो ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूँ, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप याद रखें किस पर बुलाया जा सकता है, किस पे नहीं, इसके प्रावधान क्या क्या है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई। हमने देख लिया जॉइंट सेशन क्या होता है, जॉइंट सेशन में क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं बजट। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा बजट शब्द का हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 112 है, इसमें क्या बताया गया है, भारत के खर्चा वगैरह के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में, मतलब बजट हमेशा लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक। उसके बाद ही शुरुआत होगी उसकी। तो बजट, हमारे इतिहास में बजट का अलग अलग समय पर प्रावधान अलग अलग हुए हैं। तो थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। देखिए, जो भारत में पहली बार बजट आया 1861 में आया। जेम्स विलियम्स नाम का एक व्यक्ति है, वो लेकर इस बजट को आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, बजट में चेंजेस और आगे होते गए, और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, यहाँ से केंद्र का बजट अलग हो गया और राज्य का बजट अलग हो गया। अब दो बजट आने लगे, केंद्र के अपने, राज्य के अपने, ठीक। लेकिन यहाँ तक क्या हो गया था, रेल विभाग जो था सरकार का, वो बहुत भारी भरकम खर्च रखता था और उसके लिए बहुत सारा पैसा लग जाता था। तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि नॉर्मल बजट से ज़्यादा रेल बजट, मतलब रेल का बजट बन जाता था। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, 1921 में एक्वर्ट समिति बनाई गई, एक्वर्ट समिति, ठीक है। 1921 में जो एक्वर्ट समिति बनी थी, इसने सिफारिश दी सरकार को कि क्या कीजिए, रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दीजिए। तो इसी समिति की सिफारिश पर 1924 में क्या किया गया, रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। मतलब रेल बजट को अलग कर दिया गया, ठीक है। रेल बजट जब अलग हो गया तो दो बजट आने लगे हमारे देश के, एक रेल बजट अलग, एक सामान्य बजट अलग, ठीक है। ये जब आज़ाद हो गए हम तब भी ऐसा होने लगा और आगे लगभग बढ़ता गया। और 2017 तक हमारे देश में दो बजट ही आते थे, रेल बजट और सामान्य बजट। लेकिन 2017 में इन दोनों बजट को क्या कर दिया गया, एक बजट बना दिया गया और संघीय बजट बना दिया, ठीक है। तो आप याद रखें, रेल बजट अलग कब हुआ था, 1921 की सिफारिश पर 1924 में, और मर्ज कब हो गया, 2017 में, ठीक है। तो ये याद रखें। अब हम देखते हैं बजट के बारे में जो हम देख रहे थे। तो इसे लोकसभा में लाया जा सकता है, 112 के तहत लाया जाता है, और फिर इसको राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पेश करवाए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, राष्ट्रपति की है। और ये जब ये काम होता है तो बजट पूरा का पूरा अभी पास होने में तो बहुत टाइम लगता है। तो बजट का जो 1/6 हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, ठीक है। जब 1 फरवरी को पेश किया गया और ये लगभग मई तक चलता है, तो इस बीच में जो महीने हैं इनका खर्चा सरकार कैसे चलाए, तो उसके लिए क्या होता है, सरकार बजट का जो भी बजट है उसका 1/6 हिस्सा क्या करती है, 2 महीने के लिए ले लेती है। 2 महीने के खर्च के लिए
ले लेती है, इसको क्या बोला जाता है, लेखानुदान। ठीक है, तो वोट ऑन अकाउंट बोला जाता है इसको जनरली। और 1/6 हिस्सा 2-3 महीने का ये जो खर्चा होता है सरकार का, इसके लिए ले लिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप मेरे को ये बताएं एक क्वेश्चन कि धन विधेयक राज्यसभा में अगर गया है तो राज्यसभा कितने दिन के लिए धन विधेयक को रख सकती है अपने पास? मेरे को एक कमेंट करके बताएं, मैं इसको लास्ट में आंसर बताऊंगा। ठीक है, याद रखें बजट। अब बजट जब लाया गया है तो बजट में कई कटौतियां होती हैं, कटौतियां होती हैं बजट में। जैसे बजट जब आया है तो भारत की संचित निधि सिंपल है, तो पहले आप थोड़ा सा उसको देखते हैं, संचित निधि, तब कटौतियां ज़्यादा समझ में आएंगी। भारत की जो संचित निधि है ये अनुच्छेद 266 में क्लॉज ए में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। तो जो बजट आता है वो जनरली क्या है, भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए ही आता है, क्योंकि बिना विनियोग विधेयक के संसद के इसमें से पैसा आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो भारत की जो संचित निधि है इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक इससे किए गए व्यय और दूसरा इस पर भारित व्यय। तो भारत की संचित निधि से किए गए व्यय वो है जिन पर वोटिंग होती है, सभी लोग बहस करते हैं और इस पर मतदान वगैरह सब कुछ होता है, और कितना पैसा किस मंत्रालय को दिया जाए, कैसे दिया जाए, वो सब डिसाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। ठीक है, और दूसरा हिस्सा होता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, मतलब इस पर कोई वोटिंग नहीं होगी, ये होना ही है, मतलब ये खर्चा होना ही है। ठीक है, तो ये किस किस के लिए होता है? जैसे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, UPSC उसके अध्यक्ष, जितने भी हैं उसके मेंबर्स वगैरह, उसका जो कार्य वगैरह होना, वो सब, इन सभी का जो खर्चा होता है, सैलरी, वेतन, भत्ता, ये सब कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से, ताकि ये लोग स्वतंत्र रूप से काम कर सके, सरकार के इन्फ्लुएंस में ना आए। जैसे मान लो सरकार सैलरी बढ़ाने घटाने का राइट अपने पास रखे, तो ये सब हो सकता है संभावना कि उनके पक्ष में काम करना शुरू कर दें। तो इसीलिए क्या व्यवस्था की गई कि इस पर वोटिंग नहीं होगी, ये देना ही देना, जब तक नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लगी हो देश में, इसमें आप कटौती नहीं कर सकते। ठीक, फिर उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि भारत के जो राज्य हैं, राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं, उन हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा हुआ है। ठीक, जो सैलरी है हाई कोर्ट के जज की वो तो राज्य की संचित निधि से मिलती है, लेकिन पेंशन कहाँ से मिलती है? भारत की संचित निधि से। ठीक है, और इससे जब भी पैसा निकालना हो तो क्या होगा? अनुच्छेद 114 के तहत क्या लाया जाएगा? विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक आएगा और फिर उसके बाद ये सब पैसा निकल जाएगा भारत की संचित निधि से, फिर सारे मंत्रालय को बांट दिया जाता है और फिर वो खर्चा करते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि कोई ऐसी नीति आ गई जो सही नहीं है, तो उसमें कुछ कटौतियां की जाती हैं। कटौतियां कितनी हैं? तो 3 तरह की कटौती हैं। पहली है नीतिगत कटौती, नीति कटौती। ठीक है, इसमें नीति कटौती में क्या किया जाता है? मान लीजिए आपकी कोई योजना है, सरकार को पसंद नहीं है, मतलब सरकार ने पहले पैसा दिया था, आपने सही काम नहीं किया, कुछ ऐसा, या योजना सरकार बंद करवाना चाहती है, तो ऐसा कुछ भी ऐसा होता है, तो क्या होता है? कटौती प्रस्ताव में उस सारी की सारी जो आपने मांग की है उसको 1 रुपये कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब 1 रुपया सारे के सारी जो भी आपने मांग की उसको कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? नीतिगत कटौती। फिर उसके बाद दूसरा प्रावधान है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती में क्या है? यदि आपकी योजना ऐसी है जो ठीक तो है लेकिन सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, मतलब उसका लागू जो करना है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो सरकार क्या करती है ऐसी स्थिति में? सांकेतिक कटौती करती है, मतलब उसमें लगभग 100 रुपये की कमी कर देती है। ठीक है, एक संकेत देती है कि ये योजना सही से नहीं करोगे तो बाद में बंद कर देंगे। ठीक, तीसरी कटौती होती है आर्थिक कटौती। आर्थिक में प्लानिंग वगैरह अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सरकार को ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही योजना, या जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो सरकार जितना, मतलब मान लो कभी कभी आप छोटी सी योजना के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मांग लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कर देती है सरकार? आर्थिक कटौती करती है। ठीक है,
और क्योंकि जब बजट आ रहा होता है तो बजट जैसे मार्च का महीना जब होता है ना, तो सारे मंत्रालय अगर खर्चा अपना जो दिया हुआ है उनको वो खर्च नहीं कर पाते, तो जो बचा हुआ पैसा होता है वो सारा चला जाता है किसमें, भारत की संचित निधि में। तो क्या होता है, इस व्यवस्था के समय बहुत खर्च करते हैं, हर मंत्रालय जितना भी पैसा बचा होता है उसको भरपूर खर्चा करता है। तो उस समय क्या होता है, इस स्थिति को क्या बोला जाता है, मार्च रस। मार्च रस मतलब जब मार्च के महीने में अचानक से खूब सब खर्चा करने लग जाते हैं तो उसको बोला जाता है मार्च रस। ठीक है, तो ये याद रखें, तीनों कटौतियाँ किस किस प्रकार की है और कैसे कैसे ये काम करती है। आगे हम देखते हैं, बजट हमने देख लिया, कटौतियाँ वगैरह हमने देख ली। अब जो ये विधेयक है, मतलब कोई भी विधेयक मान लीजिए संसद में जब लाया जाता है, ठीक है, तो संसद में विधायी प्रक्रिया में क्या क्या है, मतलब कानून कैसे पारित होता है या बनता है। मान लो संसद में कोई विधेयक लाया गया तो उसका होता है प्रथम पाठन, प्रथम पाठन। ठीक है, संसद में विधेयक जब आता है तो उसका प्रथम पाठन होता है। प्रथम पाठन में क्या किया जाता है, जो भी विधेयक है, विधेयक के बारे में बताया जाता है, विधेयक के बारे में बताया जाता है और उसे जो गैजेट है या राजपत्र है, जो भारत का राजपत्र है, उसमें क्या किया जाता है, प्रिंट करवा दिया जाता है, छपवा दिया जाता है। मतलब विधेयक की नॉलेज, उसकी सारी की सारी जो बातें हैं वो बताई जाती हैं और क्या किया जाता है, विधेयक को बांट दिया जाता है सभी सदस्यों के पास ताकि वो पढ़ लें, उसमें जो भी है उसके बारे में समझ लें। तो प्रथम पाठन में बस यही होता है। फिर क्या होता है, द्वितीय पाठन, सेकंड रीडिंग। द्वितीय पाठन में क्या होगा, सेकंड रीडिंग में क्या होगा, बहुत गहन बहस होगी, बहुत अच्छे से चर्चा होगी उस पर, फिर उसमें सब अपने अपने पक्ष विपक्ष सब लाएंगे, फिर इसमें कुछ अगर संशोधन करना है तो उसकी सिफारिश की जाएगी, फिर ये चला जाता है प्रवर समिति के पास। दोनों सदनों की अपनी अपनी प्रवर समितियां होती हैं, वहाँ चला जाता है। फिर वहाँ जाने के बाद ये क्या होता है, अपने संशोधन देते हैं, फिर उसमें कुछ भी यदि करना होता है संशोधन तो मान लिया जाता है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है। तो द्वितीय पाठन में क्या क्या होता है, प्रवर समिति की जांच, बहस, वोटिंग, ये तीन चीज़ें याद रखें। फिर जब ये हो जाता है तो तृतीय पाठन होता है, तृतीय पाठन। तृतीय पाठन में मेन चीज़ आप क्या करते हैं, या तो स्वीकार कर लेते हैं या फिर अस्वीकार कर देते हैं। आपको संशोधन करने की शक्ति इसमें नहीं होती है, मतलब या तो एक्सेप्ट कर लो या अस्वीकार कर दो या डिक्लाइन कर दो उसको। ठीक है, तो ये आप याद रखें, रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, ये किस में होता है, तृतीय पाठन में। याद रखेंगे ये सब, ठीक है। ये क्लियर हो गया, हमने सब देख लिया मेन मेन चीज़ें जो है उसकी। अब हम देखते हैं राज्यसभा की शक्तियां। ठीक है, राज्यसभा के पास शक्तियां क्यों हैं, क्या क्या शक्तियां हैं और राज्यसभा को बनाया क्यों गया, इसको लेकर भी कई बार डिबेट होती है। ठीक है, देखिए जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा एक तो शक्तिशाली है ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए। मान लीजिए भारत में एक तो अभी है आईएएस, एक आईपीएस, एक आईएफएस, इंडियन फॉरेन नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक है, ये ऑल इंडिया सर्विस है। मान लीजिए अगर कल को एक नई सर्विस बनानी हो ऑल इंडिया, तो क्या होगा, कौन बनाएगा, राज्यसभा। जैसे अभी बात चल रही है इंडियन जुडिशियल सर्विस, आईजेएस अगर बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा, राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा, किस अनुच्छेद के तहत आएगा, 312 के तहत। ठीक है, राज्यसभा उसको पास करेगी, फिर वो लोकसभा में जाएगा, फिर वो वहाँ पर पास होगा, तब जाकर बनता है। तो ऐसा कोई भी प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, केवल और केवल राज्यसभा में। दूसरी राज्यसभा की शक्ति है कि यदि राज्य सूची पर कोई कानून बनाना हो, राज्य सूची पर कानून, ठीक है, अनुच्छेद 249, ठीक, आर्टिकल जो 249 है, इसके तहत क्या है, राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि राज्य सूची का जो विषय है, स्टेट लिस्ट का कोई विषय है, उस पर यदि संसद को कानून बनाने के लिए सिफारिश करनी है तो कौन कर सकता है, केवल और केवल राज्यसभा। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, कई ऐसी स्थिति हैं जो राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए संसद को प्रेरित करती हैं,
जैसे 5 स्थिति नॉर्मल है जब संसद राज्य सूची पर कानून बनाती है। एक तो यही हो गया जब राज्यसभा किसी मुद्दे पर क्या करे, इस पे प्रस्ताव पारित कर दे तब बनेगा। या मान लीजिए दूसरी स्थिति आ गई कि दो से अधिक राज्य, 2 से अधिक राज्य, ठीक है, ये बोले कि हमें क्या करना है, राज्य सूची पे के विषय पर हम चाहते हैं कि संसद इस मुद्दे पर कानून बना ले। जैसे नदी को लेकर विवाद हो गया कुछ, तो ऐसा कुछ भी, तो संसद कानून बना ले। तो अगर संसद ने मान लो कानून बनाया तो ये उन्हीं दोनों राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने प्रस्ताव पारित करके भेजा है, सभी राज्यों पर नहीं होगा, याद रखें। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, मान लो कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि सरकार करके आई, समझौते करके आई, उसको लागू करना है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची पर क्या होता है, संसद कानून बना सकती है। तीसरी स्थिति है कि यदि राष्ट्रपति शासन लगा हो, राष्ट्रपति शासन, मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो उस समय कानून कौन बनाता है राज्य के लिए, संसद, ठीक है। चौथी स्थिति, यदि हमने ये देखा चौथी स्थिति में आ गई, ठीक है, कि यदि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो कौन बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी होता है कि हाँ पूरे देश के लिए कौन कानून बना सकता है, संसद बना सकती है, तो उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल स्थितियाँ याद रखेंगे, आपसे पेपर में स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि कब कब राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है, और 4 स्टेटमेंट दी तो उनमें से कुछ हो सकता है उसमें जो ऑप्शन में सही हो जाए, ठीक है। तीसरी स्थिति है जब क्या हो, ये 2 चीज़ हो गई, हमने देख लिया, अखिल भारतीय सेवा बनानी हो या राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना हो, तो क्या है, राज्यसभा की अनुमति या राज्यसभा की शक्ति इसमें ज़्यादा है। तीसरी स्थिति में यदि आपातकाल को या राष्ट्रीय आपातकाल को अनुमति देनी हो, मान लो संसद का विघटन हो गया है, जो संसद का लोकसभा है उसका विघटन हो गया मान लो, तो उस समय अगर राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करना है, अनुमति देनी है, उसको बढ़ाने का काम करना है, तो कौन करता है, राज्यसभा, ठीक है। ये सब आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यदि उपराष्ट्रपति को हटाना हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो कहाँ पर लाया जा सकता है, इसके लिए विधेयक या बिल, इसी में प्रस्ताव राष्ट्रपति को हटाने का कहाँ आएगा, राज्यसभा में। ये 4 मेजर शक्तियां हैं राज्यसभा की, जो राज्यसभा को लोकसभा से पावरफुल बनाती है। बाकी हर काम में राज्यसभा लोकसभा से या तो बराबर है उसके, या फिर उससे कम है पावरफुल, ठीक है। लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। हमने उसी को पावरफुल क्यों बनाया, क्योंकि लोकसभा क्या है, जो जनता है उसके द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं उसमें, तो उसको थोड़ा पावरफुल हमने बना दिया, ठीक है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए थोड़ी सी उसकी जो पावर है उसको कम कर दिया, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। राज्यसभा को बनाने के पीछे यही पर्पस था कि यदि कोई भी ऐसा जल्दबाजी में कानून बना ले लोकसभा, तो उसको रोक सके, एक तो राज्यसभा। दूसरा, बहुत अच्छी व्यवस्था वो होती है जहाँ पर लोकतंत्र में चर्चा की जो समझ है वो अच्छी हो, या चर्चा को वरीयता दी जाए। तो यदि लोकसभा में चर्चा एक बार हो गई है, फिर वो राज्यसभा में दोबारा चर्चा होती है, तो लोगों को पता चलता है कि हाँ कौन सी विधि है, कैसे है और किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसीलिए बनाया गया था राज्यसभा को, और मान लिया गया, जैसे हमने चाइना की तरह एक ही सदन वाली व्यवस्था नहीं अपनाई, वो उसके पीछे यही कारण था। और संसदीय व्यवस्था लोगों के बहुत नज़दीक है, हमने अंग्रेज़ों के समय से ही इसको सीखा है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट मान लिया गया कि बनाना चाहिए, और थोड़ी सी शक्ति इसको भी दी है, थोड़ी कम कर दी है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे संसद की जो हमारी शक्तियां हैं, किसकी शक्तियां, संसद की, ठीक है। जो हमारी संसद है ये कई मामलों में शक्तिशाली है, तो इसकी शक्तियों को अगर हम विभाजित करें तो अलग अलग हिस्से में, जैसे संसद की विधायी शक्ति, संसद की कार्यकारी शक्ति, संसद की न्यायिक शक्ति,
उसके बाद संसद की निर्वाचन संबंधी शक्ति, उसके बाद संसद की संविधान संशोधन शक्ति, संविधान में संशोधन करने वाली शक्ति, या फिर आगे अगर हम देखें तो संसद की वित्तीय शक्ति। ठीक है, ये मुख्यतः 6 शक्तियां संसद के पास होती है। ठीक है, मान लीजिए संसद की विधायी शक्ति, तो अभी मैंने बताया जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसके अकॉर्डिंग संसद के लिए क्या प्रावधान है कि केंद्र सूची जो है और समवर्ती सूची, और यदि सामान्य स्थिति नहीं है तो राज्य सूची, तीनों पर ही कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को। ठीक है, केंद्र सूची में जो 98 सब्जेक्ट्स हैं वो सब किसको अलाउ करते हैं कानून बनाने के लिए? संसद को। ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था क्या है? संसद है। इसके कानून पूरे देश में लागू होते हैं। ठीक है, तो संसद की विधायी शक्ति आप याद रखें। और जो 5 परिस्थितियां हैं जब राज्य सूची पर कानून बनाती है संसद, वो भी आप याद रखें, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद संसद की कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में जो संसद क्या करती है? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। जैसे कार्यपालिका क्या है? विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। तो संसद में क्या होता है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, या कोई मंत्री है तो उसके लिए निंदा प्रस्ताव, कार्य अगर सही से नहीं कर रही है और बहुमत अगर सरकार खो रही है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। ये सब कौन करती है? संसद। अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार को गिरा भी देती है, तो विश्वास प्रस्ताव लाके सरकार बना भी देती है। ये सब कौन करती है? संसद। तो क्या है? संसद की कार्यकारी शक्ति मतलब कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार संसद करती है। मैंने अभी बताया प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये सब क्या है? इसको नियंत्रण करने का एक वो देते हैं जरिया। ठीक है, फिर न्यायिक शक्ति, जो मैं बोल रहा हूँ ये प्लीज़ आप नोट कर लें, क्योंकि मैं PDF तो आपको दे नहीं सकता क्योंकि लिख रहा हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट अभी मैंने जैसे ये बोली चीज़ें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पर कानून बनाती है, राज्य सूची पर सामान्य व्यवस्था में कानून नहीं बनाती, लेकिन अगर यदि राज्य में आपातकाल हो, या 5 परिस्थितियाँ मैंने अभी लिखवाई थी, उनमें से ऐसा कुछ जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आप क्या करें? नोट कर लें, क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वहीं से। ठीक है, न्यायिक शक्ति देखते हैं। न्यायिक शक्ति की जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या राष्ट्रपति हैं। यदि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो तो सुप्रीम कोर्ट, या तो उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया हो तो, या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, UPSC के जो सदस्य हैं, इन सभी को हटाने के लिए क्या होता है? कहाँ जाती है बात? संसद में। ठीक है, और संसद में फिर इस पर बात होती है, दोनों सदनों में मुद्दे जाते हैं, फिर उसके बाद यदि पारित कर देते हैं तब जाकर वो हटा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद से लाया जाता है? आप बताइए, मैंने पहले बताया। ठीक है, फिर निर्वाचन संबंधी शक्ति क्या है संसद के पास? संसद राष्ट्रपति का चुनाव कराती है, उपराष्ट्रपति का कराती है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और जो राज्यसभा है उसके उपाध्यक्ष, राज्यसभा के मेंबर्स, इन सभी का इलेक्शन कौन कराती है? संसद। तो संसद के इलेक्शन संबंधी मतलब काम तो कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन शक्तियां किसके हाथ में जनरली होती है? मिल बांट के दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन संबंधी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ठीक, उसके बाद संविधान संशोधन। देखिए, संविधान संशोधन से जुड़े अभी मैंने बताया कि इस पे ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, और संविधान संशोधन केवल और केवल संसद में ही हो सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन से जुड़ी कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। और जब ये विधेयक लाया जाता है तो ये सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है, लेकिन सरकारी विधेयक पास होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो सरकार के ही कुछ लोग लाते हैं, मंत्री लाता है। गैर सरकारी विधेयक पास हो जाए ऐसा कम होता है, लगभग अभी तक 10 बार ही ऐसा हुआ है कि गैर सरकारी विधेयक भी पास हो गया हो। ठीक, तो संविधान संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन क्या याद रखना है? जो भारत का वो है बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा। ठीक है, जो केशवानंद भारती का फैसला 1973 में संसद के खिलाफ दिया था, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, कि यदि संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन
उससे संविधान का जो मूल ढांचा है उस पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। मतलब संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, बाकी सब कुछ संशोधन कर सकती है। और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया ही नहीं कि मूल ढांचे में आता क्या है। अब कुछ भी ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि व्याख्या करने का अधिकार किसे है, मुझे है। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में या मूल ढांचे में क्या आएगा ये मैं बताऊंगा क्या आएगा, आप नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आप याद रखें संविधान संशोधन कैसे कैसे होता है। नॉर्मली एक नॉर्मल बहुमत से होता है, सामान्य बहुमत से, जो राज्यों की सीमा वगैरह परिवर्तन करनी हो या नाम बदलना हो किसी राज्य का, तो क्या सामान्य बहुमत से वो हो जाता है 50% वोट प्लस 1। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना हो, जैसे मूल अधिकारों में मान लो संशोधन करना है, तो क्या होगा, आर्टिकल 368 के तहत उसके लिए दोनों सदनों का 2/3 बहुमत, जिसको विशेष बहुमत कहते हैं, वो आवश्यक होता है। ठीक है, और तीसरी स्थिति क्या होती है, जो संघीय मुद्दों से जुड़ा होता है संशोधन, उसमें क्या होता है, केंद्र, उसमें जो दोनों सदन है, संसद और राज्यसभा, इन सभी के क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए। फिर उसके साथ ही साथ 15 जो आधे हैं, जैसे हमारे 28 हैं, तो 14 राज्यों का सामान्य बहुमत भी चाहिए विधानसभाओं का। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वित्तीय शक्ति क्या है संसद की, तो संसद में जो बजट आता है, बजट कैसे पारित होता है, बजट किस तरीके से होगा, ये सभी सारी शक्तियाँ किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, संसद में बजट की प्रक्रिया, वोटिंग, फिर उसके बाद विनियोग विधेयक, भारत की संचित निधि से पैसा निकालना, ये सारे काम, क्योंकि भारत की संचित निधि में वो सब पैसा आता है जो सरकार का है, जिसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, सरकार ने कहीं से उधार लिया है, सरकार ने टैक्स कलेक्शन किया है, राजस्व से जो वसूला है, ये सारा कहाँ चला जाता है, भारत की संचित निधि में। और भारत की संचित निधि से अब पैसा निकालना होता है तो उसके लिए विनियोग विधेयक लाना पड़ता है, तभी जाकर वो निकलता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखें। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। सरकार की शक्ति, राज्यसभा, लोकसभा की शक्ति, इन सब से क्वेश्चन कई बार बने। अब हम आगे देखते हैं संसद की, एक तो हम देखते हैं अप्रभाविता के कारण, अप्रभाविता के कारण, और दूसरा इसके विशेषाधिकार। ठीक है, और तीसरी डिबेट हम करेंगे संसद संप्रभु है या नहीं। ठीक है, सोवरन है या नहीं, ऐसी 3 स्थितियां हैं। ठीक है, देखिए संसद की अप्रभाविता के क्या कारण है, मतलब प्रभावी क्यों नहीं रही संसद। तो ऐसा कई विचारकों का कहना है कि संसद जो है हमारी, इसमें क्या है, पहली तो इसको काम करने का या फिर उसमें बहुत अच्छा समय नहीं मिल पाता है, बहस का समय नहीं मिल पाता है, ऐसा कुछ। तो अच्छी बहस ना हो पाना, जैसे सारे प्रस्तावों को गिलोटिन से पास करवा लेना, मतलब उस पर संपूर्ण बिना बहस करवाए ही बिल पास हो जा रहा है, तो ये क्या है, संसद को अप्रभावी बना रहा है। दूसरा, जो संसद के लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनमें ही इतना ज्ञान, इतना कौशल नहीं है कि वो हर चीज़ पर एक अच्छे तरीके से बहस कर सके, क्योंकि ज्ञान उतना तो नहीं होता एमपी वगैरह में, कुछ अपवाद मिलते हैं। तो इतना ज्ञान ना होना विशेष क्षेत्र में, तो उसके खिलाफ आप कुछ बात ही नहीं कर पाओगे जब आपको ज्ञान ही नहीं है उसके बारे में, तो आप उसमें नियंत्रण नहीं रख पाते। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो संसद को अप्रभावी बनाती, एक तो उसकी कार्यविधि, फिर उसका मनोबल वगैरह भी आप कह सकते हो, कुछ उनका विशेष ज्ञान ना होना विशेष सेक्टर में, ये सारी चीज़ें उसके बारे में आप उसकी अप्रभाविता के बारे में लिख सकते हैं। ये मेंस में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्री वगैरह में नहीं आएगा। विशेषाधिकार क्या होता है संसद का, इसके बारे में अनुच्छेद 105 में बताया हुआ है विशेषाधिकार क्या क्या होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत क्या देता है, सजा देता है, ऐसे ही यदि आपने संसद का विशेषाधिकार या संसद का कोई ऑर्डर नहीं माना, या संसद का कुछ ऐसा कि अवहेलना कर दी संसद के बारे में, या उनके सांसदों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, या संसद के नियम वगैरह में आपने कुछ गड़बड़ कर दी, ऐसा कुछ अगर आपने किया तो आपको सज़ा देने की पूरी ताकत रखती है कौन, संसद। ठीक है, जैसे पहले भी कई बार ऐसा केस आ चुका है, जैसे 1966 में एक बार आया था। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजों पर कुछ टिप्पणियां वगैरह हुई थी, तो ऐसा हो सकता है कि इसीलिए क्या किया गया है,
ना सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में संसद बोल सकती है कि ये जज ऐसा है, ये वैसा है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज किसी सांसद या विधायक के बारे में बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, तो विशेषाधिकार के हनन के ऊपर कानून किसका सर्वोच्च है? संसद का। ठीक है, वो सजा भी देगी, कुछ दंड दे सकती है, ये याद रखिए। फिर संप्रभु, संप्रभु क्या होता है? सोवरन। जैसे ब्रिटेन की संसद पूरी तरीके से सोवरन है, वो कुछ भी कर सकती है संविधान में। ठीक है, संविधान में संशोधन करना, उसको बदलना 2 मिनट का काम है उसका, वो पूरी पावर है उसको। लेकिन भारत की जो संसद है ये संप्रभु नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे सुप्रीम क्या है? सबसे ऊपर क्या है? संविधान। सभी को उसी के अकॉर्डिंग पावर मिली हुई है। और भारत में क्या है? संघीय व्यवस्था है, जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका है, लोगों के, नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। यदि मौलिक अधिकार मान लो संसद छीनने लगे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट सीधा जाओगे आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट सीधा जाओगे 226 के तहत, वो फिर मिल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कानूनों की करता रहता है। यदि कोई कानून संविधान के अगेंस्ट है तो उसको क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो संसद की संप्रभुता को क्या करती है? कंट्रोल करती है भारत में। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर ली हैं संसद की। अब हम लास्ट एक फैक्ट देखते हैं संसद के, मतलब संसद के चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आप इस तरह से समझें। देखिए, जैसे संसद या इसके जो सदस्य हैं, हमारे देश में जो संसद है ये द्विसदनीय कब हुई? द्विसदनीय। तो जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद केंद्रीय लोकसभा या केंद्रीय विधान सभा, इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित अध्यक्ष तो जो विट्ठल भाई पटेल हैं, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल क्या है? केंद्रीय विधानसभा, जिसको आज लोकसभा बोलते हैं, उसके क्या है? पहले निर्वाचित अध्यक्ष है। ठीक है, और आज़ादी के बाद स्पीकर कौन बना था? तो जी.वी. मावलंकर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, तो जी.वी. मावलंकर लगाएंगे। अगर ये पूछा जाए कि केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे निर्वाचित, तो विट्ठल भाई पटेल। कब बने थे? 1925 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि मंत्री, क्या किसी सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है बिना संसद के सदस्य बने? तो हाँ, देखिए व्यवस्था क्या है, किसी भी संसद या किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, पहली बात ये। जब मंत्री बना दिया गया है, उस मंत्री पद ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। ठीक है, तो आप याद रखें, मंत्री किसी भी सदस्य को बनाया जा सकता है, लेकिन जब वो मंत्री बन गया है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ती है। कब लेनी पड़ती है? 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद संसद का सबसे बड़ा सत्र क्या है? तो हमने देखा बजट सत्र है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, संसद में कितने प्रतिशत या किस किस को आरक्षण मिला हुआ है सीटों में? तो किस किस को आरक्षण है? सिर्फ एससी और एसटी को। ठीक है, एससी के लिए 84 सीट है, एससी के लिए थोड़ा सा उससे कम, एससी के लिए 84, 84, और एसटी के लिए थोड़ा सा कम। ठीक है, ये आप याद रखें। तो संसद में ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं है, माइनॉरिटीज़ का नहीं है, केवल और केवल याद रखेंगे किसका? एससी और एसटी का आरक्षण दिया हुआ है। और ये एससी एसटी का आरक्षण कहाँ से, किस, इसके ऊपर इलेक्शन वगैरह कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, ये कौन डिसाइड करता है? तो डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग। अभी तक कितनी बार परिसीमन हुआ है? तो 4 बार, 1952, 1962, 1972 और फिर 2002। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार बना है केवल, याद रखेंगे, 1952, 1972, 1962, 1972। ठीक है, जो 71 की जनगणना हुई थी उसके बाद ही लोकसभा और राज्यसभा की सीट फिक्स कर दी गई और वही चलता गया। फिर 2002 में जब 84वां संविधान संशोधन हुआ, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उससे क्या डिसाइड कर दिया गया कि 2026 तक
वही व्यवस्था चलेगी 1971 की जनगणना वाली। ठीक है, अब हो सकता है संख्या बढ़ जाए क्योंकि नया संसद भवन भी बन गया है और अब नई जनगणना भी होने वाली है, तो संभावना है कि सदस्य बढ़ जाए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे किस के अनुसार कब तक क्या क्या किया गया, आरक्षण किसको दिया, कौन देता है, परिसीमन आयोग। ठीक, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें हमने देखा क्या क्या, अगर हम देखें इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इसमें देखें तो संसद के जो सांसद हैं, ठीक है, ये किस में आते हैं, लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, पहले नहीं आते थे ये, पहले सीएम वीएम कोई भी नहीं आता था। ठीक है, लेकिन जब 1991 में नरसिम्हा राव सरकार जो थी, उसके बाद जब केस आया नरसिम्हा राव के खिलाफ, तो उस पर जनरली भ्रष्टाचार का केस आया था। तो भ्रष्टाचार जो है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की कि जो सांसद हैं और विधायक वगैरह हैं, ये सब भी क्या हैं, लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह हमने देख लिया। संसद में अभी एक चीज़ और है, जो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात चल रही है, लेकिन महिलाओं को 15% आरक्षण देने की बात ही चल रही है, वो अभी तक लागू नहीं हो पाई है। तो आप ये सब चीज़ें याद रखें। संसद की जो लोकसभा है उसकी पहली महिला स्पीकर क्या थी, कौन थी, तो मीरा कुमारी थी, उनका नाम याद रखेंगे। और जो अभी अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला, और जो अभी राज्यसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, आप बताइए, जो हमारे उपराष्ट्रपति है वही बताइए, अब तो ईजी है। ठीक है, तो आप बताएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सारी कवर कर ली। संसद चैप्टर अब हमारा लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। आप हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ सजेशन हो तो बताइए। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ आप नोट कीजिए, क्योंकि मैं PDF नहीं दे सकता, और आपको वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने बताई। ठीक है, नमस्कार।